गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोग मुस्लिम कालीन शिक्षा का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रिटिश कालीन शिक्षा का अध्ययन करेंगे। उसमें टॉपिक का नाम है सन 1813 का आज्ञापत्र को अंग्रेजी में चार्टर एक्ट भी कहते हैं। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 16वीं शताब्दी में 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को रानी एलिजाबेथ प्रथम को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। तो पूर्वी देशों से लगभग 150 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहाँ से उद्देश्य व्यापार करना था, किंतु यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के सामने उसे थोड़ा बहुत धर्म प्रचार भी करना पड़ा। बाद में शाह आलम 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त किया। अंग्रेजों से हारकर इस देश के पर्याप्त भूभाग के शासन की बागडोर कंपनी के हाथ में आ गई। शाह आलम 1765 में अंग्रेजों से हारा और कंपनी के शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ गई। उसके बाद सत्ता के राजनीतिक रूप धारण किया। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय शिक्षा नीति का आरंभ हुआ। तो भारत में आने वाले प्रथम जो थे पुर्तगाली थे, यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में मिशनरियों ने पुर्तगाली मिशनरियों ने मिशनरी संस्थाओं के रोमन कैथोलिक धर्म का खूब प्रचार किया। पुर्तगाली मिशनरियों ने रोमन धर्म का खूब प्रचार किया और पुर्तगालियों के प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड के पादरियों को भारत बुलाया। पादरी जो होता है ये चर्च का धर्म गुरु होता है। जो चर्च में ईसाइयों का पूजा स्थल जो चर्च होता है उसमें पादरी होते हैं, उनको भारत बुलाया गया, इंग्लैंड के पादरियों को, जिससे भारत में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार हो सके। प्रोटेस्टेंट मत ये ईसाइयों का है। कंपनी ने ईसाई मिशनरियों की स्थापना की। अपने कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अनेक धर्मार्थ विद्यालयों की स्थापना की। तो कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। उसके बाद इन विद्यालयों में बच्चों को लिखने, पढ़ने तथा गणित के साथ साथ ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलिजाबेथ फर्स्ट प्रथम 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए उसे आदेश पत्र प्राप्त हुआ और उसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। बाद में 1765 ईस्वी में शाह आलम ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई और उसे राजनीतिक हस्तक्षेप एवं भारत की शिक्षा प्रणाली पर अधिकार मिला। तो उसने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा अपने कंपनी के कर्मचारियों को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, सर्वप्रथम कोलकाता के माध्यम से आए। तो अंग्रेज जब आए भारत में तो समुद्री रास्ते से आए। समुद्र के किनारे उन्होंने व्यापार शुरू किया। जैसे कोलकाता है, मद्रास है और बॉम्बे है, गुजरात है। ये 4 स्टेट हैं भारत के जो विकसित माने जाते हैं। अंग्रेज सर्वप्रथम यहाँ आए थे और व्यापार शुरू किए। आज भी उन्हीं के नक्शे कदम पर यहाँ पर व्यापारिक कंपनियाँ आती हैं और उसी के नक्शे कदम पर व्यापार होता है। और हमारे देश के नवयुवक उन स्टेट्स में जाते हैं और उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। उन्हीं अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पर ये आज भी व्यापार चल रहे हैं। चारों स्टेट विकसित स्टेट माना गया है भारत का। बाद में
तो प्राथमिक स्कूल की स्थापना, उसमें धर्मार्थ चैरिटी विद्यालय, चैरिटी स्कूल्स खोले गए और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, फ्री एवं निःशुल्क। डच मिशनरी आई, डच ये भी डच मिशनरियों ने चिंसुरा, नागापट्टनम और विमलीपट्टनम में कुछ स्कूल खोले। फिर आए डेन मिशनरियाँ थी, इसने काम का कि निःशुल्क शिक्षा देना और धर्म का प्रचार करना। फ्रांसीसी मिशनरी आई, पुर्तगाली मिशनरियाँ आई, अंग्रेज मिशनरी आई। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत में। उसके बाद स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना तो शाह आलम से अंग्रेजों से शाह आलम हरा और अंग्रेजों ने 1765 ईस्वी में प्राथमिक विद्यालयों की भारत में स्थापना की। तो उसमें प्राथमिक विद्यालयों में लिखने पढ़ने, साधारण गणित और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। प्राथमिक विद्यालयों में लिखने पढ़ने की निःशुल्क एवं ईसाई धर्म की प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। फिर बाद में एक कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई। वहाँ के कलकत्ता के संभाग मुस्लिमों ने सरकार की सिफारिश की थी, हम लोगों की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत पिछड़ी दशा में है, इसलिए एक मदरसा की स्थापना की जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से किया। तो वहाँ के सम्राट कुली मुसलमानों के लिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और बंगला फारसी के प्रगाढ़ विद्वान वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। तो उस मदरसा में शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। कलकत्ता मदरसा में शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी। कलकत्ता मदरसा की स्थापना, जैसे परीक्षा में आता है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई थी, उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो उसमें 1781 सही है, तो उसको आप टिक करेंगे। फिर दूसरा दिया रहता है कभी कभी कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो उसमें 4 नाम दिया रहेगा। वारेन हेस्टिंग्स सही है, तो वारेन हेस्टिंग्स आप याद रखें। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में की थी। ये भारत के, मान लो एक प्रश्न और बनता है इस पर, ये कौन था वारेन हेस्टिंग्स? तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। एक और इसी प्रश्न बनेगा कलकत्ता मदरसा पर। कलकत्ता मदरसा में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? तो अरबी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि ये मुसलमानों ने आग्रह किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट से खोलने के लिए। वहाँ पर मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में थी, तो ब्रिटिश सरकार ने उसे मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। फिर तीसरा है बनारस संस्कृत कॉलेज। तो बनारस राज्य के, उस समय बनारस एक राज्य था, प्रेसिडेंट जॉनथन डंकन ने इसकी स्थापना की थी, बनारस संस्कृत कॉलेज की। वहाँ के ब्राह्मणों की संस्कृत भाषा का अच्छा विद्वान बनाने के लिए वहाँ के ब्राह्मणों ने मांग किया, तो जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की 1791 ईस्वी में। अर्थात कलकत्ता मदरसा के 10 साल बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई। तो मनुस्मृति के अनुसार हिंदू धर्म सिद्धांत, न्याय, कानून, गणित, इतिहास, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि विषयों की शिक्षा बनारस संस्कृत कॉलेज में दी जाती थी। मनुस्मृति ये हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके अनुसार बताया गया है कि हिंदू धर्म सिद्धांत, ये पूजा पाठ और वेद पुराण
गीता, रामायण आदि का अध्ययन एवं न्याय व्यवस्था, कानून, गणित, इतिहास, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विषयों की शिक्षा बनारस संस्कृत कॉलेज में दी जाती थी। तो इसमें एक प्रश्न बनता है कि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में हुई। उसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? 4 उत्तर दिया रहेगा, तो वहाँ पर आप बताएंगे, ऑप्शन याद रखना चाहिए। सुधान्वेषण डंकन ने की थी। और इसमें किन विषयों की शिक्षा दी जाती है? तो हिंदू धर्म सिद्धांत और न्याय, कानून, गणित, इतिहास, तर्कशास्त्र। तो ये परीक्षा की दृष्टि से ये कलकत्ता मदरसा, इसकी स्थापना कब और किसने की? इस भाषा में शिक्षा दी जाती थी। और बनारस संस्कृत की स्थापना, संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब और किसने की, और ये कौन शिक्षा देता था? नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 ईस्वी में की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 ईस्वी में की थी। इस संस्था की सृष्टि का मुख्य उद्देश्य बताते हुए टी.एन. सिक्वेरा ने कहा है कि यह कॉलेज कंपनी के असैनिक कर्मचारियों के लिए था, असैनिक कर्मचारियों के लिए था, और उनको भारतीय भाषाओं, हिंदी, मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। तो यह कॉलेज कंपनी के अतिरिक्त असैनिक कर्मचारियों के लिए था और उन्हें भारतीय भाषाओं और हिंदू, मुस्लिम कानून एवं भारतीय इतिहास की शिक्षा प्रदान करता था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 ईस्वी में की थी। तो ये अगर प्रश्न आता है परीक्षा में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1800 ईस्वी में। स्थापना किसने की थी? तो जनरल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। केवल ये याद रखिए, लॉर्ड वेलेस्ली और ये डेट, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फिर पांचवा है पुनः संस्कृत कॉलेज। सन 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ। तो अंतिम पेशवा राज का अंत करके अंग्रेजों ने 1818 में बम्बई प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ और एक साल बाद वहाँ का गवर्नर रेजिडेंट एल्फिंस्टन, बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर रेजिडेंट एल्फिंस्टन नियुक्त हुआ और एल्फिंस्टन ने पुनः संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वहाँ के ब्राह्मणों की मांग थी, इसलिए वहाँ पर पुनः संस्कृत कॉलेज की स्थापना एल्फिंस्टन ने की थी, जो बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। तो एल्फिंस्टन की नियुक्ति के बाद, इसके पहले भी ये कॉलेज था पेशवागढ़, जैसे पेशवा राज्य था बॉम्बे में, तो पेशवागढ़ ब्राह्मणों को 5 लाख रुपए दक्षिणा के रूप में कॉलेज के विकास के लिए एवं वहाँ पर पठन पाठन की व्यवस्था के लिए पेशवागढ़ ब्राह्मणों को 5 लाख रुपए दक्षिणा के रूप में देते थे। फिर इसके बाद आया 1813 का आज्ञापत्र। तो अभी कॉलेजों के निर्माण के बाद आज्ञापत्र का, तो 1813 के आज्ञापत्र का थोड़ा सा परिचय सुनिए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात
ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था, पुनरावृत्ति की जाती थी प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात। इस उद्देश्य से सन 1813 में आज्ञा पत्र को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जो 1813 का चार्टर एक्ट बना या आज्ञा पत्र बना, इंग्लिश में चार्टर एक्ट कहते हैं, को पार्लियामेंट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस अवसर पर घोर विरोध होते हुए भी ग्रांट और विल्बरफोर्स, तो दो अंग्रेज थे, ग्रांट और विल्बरफोर्स, तो ग्रांट और विल्बरफोर्स के फोर्स के दल को विजय प्राप्त हुई। सन 1813 के आज्ञा पत्र में अग्रांकित धारा को जोड़कर भारत में शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व कंपनी के ऊपर रखा गया, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिक्षा प्रसार का उत्तरदायित्व रखा गया। तो साहित्य के पुनरुद्धार और समुन्नत के लिए, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विज्ञानों के प्रसार, भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में विज्ञानों के प्रसार, ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए, विज्ञानों के ज्ञान का प्रसार एवं विकास करने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए धनराशि पृथक रखी जाएगी और व्यय की जाएगी। अर्थात भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में, भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए और ब्रिटिश प्रदेशों के निवासियों में उनकी शिक्षा व्यवस्था पर कम से कम 1 लाख रुपए व्यय की जाएगी। ये 1813 के आज्ञा पत्र में लिखा गया था। यही विवाद का मुख्य कारण था। इस धारा का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस कारण ग्रांट और विल्बरफोर्स द्वारा लगभग 20 वर्ष तक चलाए जाने वाले आंदोलन की तीसरी हुई। ग्रांट और विल्बरफोर्स ने लगभग 20 वर्ष आंदोलन किया और उन्हें विजय प्राप्त हुई। उसके बाद इस आंदोलन की तीसरी हुई, समाप्ति हुई। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का शुरुआत करके भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान की। फिर आगे हम देखते हैं, एक विवाद आया, प्राच्य पाश्चात्य विवाद। तो